नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की और हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेश बंसल जी, जो कि भारतीय राजनीतिज्ञ और उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। नरेश बंसल उत्तराखंड के पूर्व पार्टी महासचिव रह चुके हैं और वो आरएसएस में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार जी नरेश जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि देखिए, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा पहले से ही है और 3 राज्यसभा सीटों में एक पर आज कल्पना सैनी जी के नामांकन के बाद तीनों राज्यसभा सीटें भी अब बीजेपी के नाम हो जाएंगी। आपको क्या लगता है कि अब संसद के दोनों सदनों में उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं वो पुरजोर तरीके से उठाए जाएंगे? निश्चित रूप से उत्तराखंड के सभी मुद्दे जो आवश्यक हैं वो लोकसभा और राज्यसभा में हमारे 8 सांसद मिलकर के उठाएंगे और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में समन्वय का काम करेंगे। केंद्र की अधिक से अधिक योजनाओं को उत्तराखंड में लाने के लिए प्रयास करेंगे। जो योजनाएं चल रही हैं वो तीव्र गति से चलें, जिनमें फंडिंग की आवश्यकता है उनका फंड मिले। ये सारे प्रयास उत्तराखंड के सभी सांसद मिलकर करेंगे। बिल्कुल। नरेश जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि खबरें ऐसी आ रही हैं कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी हाईकमान ने आपको कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं। क्या हैं ये जिम्मेदारियां और उत्तराखंड में किस तरह से आप इन जिम्मेदारियों को निभाने वाले हैं? 2024 में किस तरह से आपकी भूमिका रहेगी, इसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू की है। एक कार्यकर्ता के नाते मेरी भी उसमें जो भूमिका रहेगी उसको मैं निभाऊंगा। संगठन जो मुझे जिम्मेदारी देगा मैं उसका पालन करूंगा। जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप सांसद जो हैं वो आदर्श गांव को गोद लेते हैं और उन्होंने कहा है कि जो सांसद हैं वो आदर्श गांव को गोद लें और ऐसी बातें लगातार कही भी गई हैं। क्या आपके द्वारा अभी तक किसी गांव को गोद लिया गया और वहां पर अगर लिया गया तो किस तरह से विकास किया गया, वहां पर किस तरह के बदलाव हुए? नहीं, अभी मेरा कार्यकाल 1.5 वर्ष हुआ है, उसमें से 1 वर्ष कोरोना में चला गया है और गांव के चयन की प्रक्रिया चल रही है। मैंने ग्राम्य विकास विभाग से गांवों की लिस्ट मांगी है जिन गांवों में कुछ करने की आवश्यकता है, जहां किया जा सकता है, आदर्श ग्राम के रूप में जिसको लिया जा सकता है, उसका अभी अध्ययन चल रहा है और बड़ी जल्दी ही गाँव फाइनल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में भी देखिए 1 जून से 15 जून तक सेवा, सुरक्षा और गरीब कल्याण अभियान चलाया जाएगा और इसके तहत सब क्या कुछ होने वाला है, किस तरह से ये 8 साल जो हैं इसके कार्यकाल का जश्न मनाया जाएगा, जनता को कितना लाभ हुआ है, किस तरह से समझाया जाएगा, क्योंकि विपक्ष तो लगातार निशाना साधता रहता है। नहीं, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष केवल एसी रूम में बैठकर विज्ञप्ति जारी करने वाला विपक्ष रह गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे सत्ता में रहता है चाहे विपक्ष में रहता है, वह जनता के कांटेक्ट में रहता है। अब सत्ता में है तो सत्ता के माध्यम से किस प्रकार से हमने जनता की समस्याओं का समाधान किया है, उनके जीवन स्तर को आसान बनाने का काम किया है, उनकी जीवन की दिनचर्या को आसान करने का काम किया है। और मोदी जी के नेतृत्व में 8 वर्षों में चाहे वो जनधन के खाते खुलने के माध्यम से गरीब आदमी की आर्थिक क्षेत्र में बैंकों तक पहुंच हुई हो, चाहे फिर वो 12 रुपये का बीमा हो, सेल्फ अटेस्टेशन हो, उज्ज्वला के कनेक्शन हो, हर घर में नल से जल हो, जहां पर बिजली नहीं थी वहां बिजली हो, सड़कों का जाल हो, अटल पेंशन योजना हो, अटल ज्योति बीमा योजना हो, 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज हो, इस प्रकार से किसान सम्मान निधि हो, किसानों को खाद में सब्सिडी हो, इतने सारे महत्वपूर्ण काम हुए हैं। देश की सुरक्षा के लिए काम हुए हैं, देश के सम्मान को बढ़ाने वाले हुए हैं। वो फिर राम मंदिर का निर्माण है, 370 का ख़त्म होना है, 3 तलाक पर कानून बनना है और विदेशों में भी जो भारत की मोदी जी के नेतृत्व में साख पड़ी है, सबने देखा है। यमन सीरिया के युद्ध में भी देखा है और अभी यूक्रेन रशिया के युद्ध में भी देखा है। किसी प्रकार जब बड़े बड़े देश अपने नागरिकों को निकालने में असफल थे, भारत की कूटनीति, भारत की डिप्लोमेसी, भारत की मैत्री नीति, इस सब के आधार पर मोदी जी के नेतृत्व में
हम अपने ही नहीं अन्य देशों के लोगों को भी तिरंगा लेकर निकालने में सफल हुए हैं। यह भारत की बढ़ती हुई ताकत, बढ़ती हुई साख का प्रतीक है। इस प्रकार से जितनी 8 साल की उपलब्धियां हैं वो हम सब लेकर जनता के पास जाएंगे, जनता के द्वार जाएंगे, एक एक दरवाज़ा खटखटाएंगे और सबको अवगत कराएंगे कि हमारे 8 साल की आपने हमको आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है, तो हमने ये काम किया है। कोरोना में भी सबने देखा है, आज 193 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं। पहली बार ऐसा हुआ है विश्व के अंदर, हमने अपने ही नहीं 100 देशों में और भी वैक्सीनेशन भेजकर मैत्री का जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम का विचार है उसको हमने सार्थक किया है। कोरोना में हमने अपने ही नागरिकों की रक्षा तो की है, लेकिन विदेशों को भी हमने दवाइयों से लेकर वैक्सीन तक, अनाज तक सब भेजा है। श्रीलंका को हमने अनाज भेजा है। अपने देश में भी 80 करोड़ लोगों को 25 महीने तक अनाज देकर किसी को भूखा नहीं सोने दिया इस कोरोना की महामारी में भी। और हमारे पास जब कोरोना आया तो ना वेंटिलेटर थे, ना सैनिटाइजर थे, ना मास्क थे। इन सब चीज़ों को हमने आपदा को अवसर में बदला है मोदी जी के नेतृत्व में। आज हम पीपी किट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब 2014 से पहले हमारे देश में केवल 300-400 स्टार्टअप थे, आज 70,000 स्टार्टअप हैं और 100 का आंकड़ा हम यूनिकॉर्न का छू चुके हैं, जिसमें 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। इस प्रकार से चारों तरफ स्टार्टअप, स्टैंड अप, मेक इन इंडिया के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत, एमएसएमई को बढ़ावा देना, उसके लिए 3,20,000 करोड़ की व्यवस्था करना, कोरोना में 20 लाख रुपए की 20 लाख करोड़ की विभिन्न प्रकार की सहायता देना, ये सब बढ़ते हुए और बदलते हुए भारत जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको मोदी जी के नेतृत्व में हमने सार्थक किया है। यही हम 31 मई से लेकर 14 जून तक एक एक घर में जाकर के उनको बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, चलिए बदलते भारत की तो हमने बात कर ली नरेश जी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भी कहना है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक है। और इसके लिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या रोड मैप तैयार किया गया है, क्योंकि सबसे अहम चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लगाव है उत्तराखंड के लिए वो हमेशा से देखने को मिला है, चाहे चारधाम यात्रा को लेकर हो या फिर हर साल बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आना हो, उत्तराखंड के लिए नई नई योजनाएं देने की बात हो, नई योजनाओं को लागू करने की बात हो, यानी प्रधानमंत्री का लगाव तो हमने लगातार देखा है। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो इसके लिए किस तरह से रोड मैप तैयार किया जा रहा है? देखिए, आने वाला ये दशक 21वीं शताब्दी का ये दशक भारत का दशक है पूरे विश्व में। और भारत के सशक्त होने, एक भारत श्रेष्ठ भारत, शक्तिशाली भारत, समृद्ध भारत, वह विश्व की शांति की गारंटी है। उसी प्रकार से भारत की दृष्टि से यह दशक उत्तराखंड का दशक है। उत्तराखंड का दशक माने देवभूमि के जो संस्कार हैं वह पूरे विश्व के अंदर फैले, वह शांति के संस्कार हैं, वह सुरक्षा के संस्कार हैं, वह समृद्धि के संस्कार हैं। इस प्रकार से देवभूमि की कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम आज 1 लाख करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट उत्तराखंड के अंदर मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार में सफलतापूर्वक चल रहे हैं। वो ऑल वेदर रोड हो, वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, जमनानी बांध पर काम हो, वो सब प्रकार से ये चल रहा है। टेलीमेडिसिन का हमने बड़ी सफलता उसमें हासिल की है। और इसी प्रकार से ऑर्गेनिक के क्षेत्र में हमने सफलता हासिल की है, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और पूरे देश ही नहीं विश्व से चार धाम की यात्रा के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। तो उनके लिए सुविधाएं जुटाना, और जैसे होम स्टे की योजना है, परंपरागत शैली में लोगों को यहाँ की सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें, इस प्रकार से एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और सौंदर्यकरण विभिन्न प्रकार की झीलों का और हमारे पुरातन जो मंदिर हैं उनका, जिससे यहाँ का टूरिज्म बढ़े, तीर्थाटन बढ़े, इस सब को बढ़ा करके यहाँ के युवकों को रोजगार देने का काम, क्योंकि सीमांत क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये राज्य है, 2-2 देशों की सीमाएं इससे लगी हैं।
इस दशक को हम चाहते हैं कि 2025 में उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा और उस 25वें वर्ष में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा हो। यह रोड मैप लेकर के डबल इंजन की सरकार, मोदी जी के मार्गदर्शन में पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार इस पूरे रोड मैप को लेकर के चल रही है और हम सब उसमें अपना योगदान देंगे। नरेश जी, आपने चारधाम यात्रा का जिक्र किया और चारधाम यात्रा में हम देख रहे हैं कि क्योंकि 2 साल कोरोना की विभीषिका रही है, लोग दर्शन के लिए नहीं आ पा रहे थे, श्रद्धालु पहुंच नहीं रहे थे, अपने आराध्य के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू हुई, या तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री की ओर से और खुद राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों की ओर से बहुत सारे इंतजाम किए गए। एक केदारनाथ के ट्रैक की आप देखिए मॉनिटरिंग कर रहा है पीएमओ, बहुत सारी चीजें कही गई। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने बहुत सारे ऐसी नेगेटिविटी फैलाई है चारधाम यात्रा को लेकर कि कहीं ना कहीं अब सवाल उठने लगे हैं। लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि क्या जाना चाहिए या नहीं जानी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई गई जो कि अच्छी नहीं थी। ऐसे में लोगों को आप क्या अपील करना चाहेंगे, वो लोग जिनके मन में नेगेटिविटी घर कर गई है? नहीं, उत्तराखंड में चारधाम के प्रति देश ही नहीं विदेश में भी श्रद्धालुओं में अपार आस्था है। 2 साल कोरोना के कारण वो यात्रा नहीं कर पाए, आज वो श्रद्धापूर्वक यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या आ रही है और उसके कारण से कुछ असुविधाएं भी होती हैं। तो उन असुविधाओं को ध्यान में रख कर के मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धालुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि वे गाइडलाइन का पालन करें। सरकार जहां पर यात्रा को रोकती है वहाँ पर रुक कर के, क्योंकि सरकार वहाँ व्यवस्थाएं भी करती है, वहाँ पर रुक कर के वो इंतज़ार करें आगे बढ़ने का। और अभी ये जून का महीना, चूँकि स्कूलों की छुट्टियां हैं, तो निश्चित रूप से चारधाम यात्रा पर दबाव रहेगा, लेकिन सरकार ने अपनी ओर से सारी व्यवस्थाएं की हैं। श्रद्धालुओं को कम से कम कष्ट हो, फिर भी यात्रा तो यात्रा है, गाइडलाइंस का पालन करना है होता है। जी, बहुत लेकिन शुक्रिया नरेश जी सकारात्मक हमारे साथ जुड़ने के लिए।